दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वीडियो विज्ञान का देने जा रहे हैं, जो तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट आपको दे चुके हैं, जिसमें हम बल की चर्चा की थी और जिसमें स्थिर वैद्युत बल तक बताए थे। तो स्थिर वैद्युत बल में इसी के आगे का देखें, इसमें नोट करके लिखा है कि आवेश यदि स्थिर है तो इनके मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। आवेश यहाँ पर स्थिर की बात कर रहा है, यानी कि स्थिर जैसे कोई विद्युत बल है, विद्युत से सेल है, तो सेल या सेल से चलने वाली जो मशीन है उसमें जो बल है वो स्थिर विद्युत बल के अंतर्गत आता है। उस सेल से जो मशीनें काम करती हैं वो स्थिर विद्युत बल के अंतर्गत आता है। तो उसमें लगने वाला जो उसके मध्य लगने वाले बल है उसको स्थिर विद्युत बल कहते हैं। यदि आवेश के बीच सापेक्ष गति होती है तो इनके बीच लगने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। इसमें नोट करके जो लिखा है कि विद्युत चुंबकीय बल फोटान नामक कणों के माध्यम से कार्य करते हैं। तो ये ध्यान रखना, फोटान आपका इम्पोर्टेंट है। हो सकता है पूछ ले कि विद्युत चुंबकीय बल किन कणों के माध्यम से कार्य करता है, तो फोटान। इसके बाद है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल में क्या है कि परमाणु के नाभिकों के संयोजन का मतलब है कंपोजिशन यानी बनाने में, या वियोजन या क्षय या जिसको डिके कहते हैं के लिए जिम्मेदार जो बल होता है उसको नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल में 2 तरीके का होता है, एक संयोजन होता है और एक वियोजन होता है। जैसे जिसको एक संलयन कहते हैं और एक विखंडन कहते हैं। तो संलयन और विखंडन जो होता है उसमें नाभिकीय बल ही कार्य करता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इससे पहला है प्रबल बल। प्रबल बल में क्या होता है कि नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, इन दोनों को बांधे रखता है और इस बांधे रखने के बल को ही प्रबल बल कहा जाता है। इसके साथ ही इसका जो प्रयास होता है वो बहुत कम होता है, प्रबलता इसकी बहुत अधिक होती है। ये बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दुर्बल बल में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव प्रक्रिया के दौरान जो निकलने वाले बीटा कण होते हैं या इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होता है उसको दुर्बल बल कहते हैं। और ये किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं ये ध्यान रखिएगा। जैसे डब्लू बोसान नामक एक कण है, इसका नामकरण डब्लू बोसान ने किया था, इसलिए उसी के नाम से इसको रखा गया डब्लू बोसान। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, डब्लू बोसान नामक कण के आदान प्रदान द्वारा ये उत्पन्न होता है। पेशी बल, पेशीय जो होता है ना, ये मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को ही कहते हैं, तो ये ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगला देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। ध्यान रखिएगा, अभिकेंद्रीय बल में जो बल है वो किस दिशा में कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा केंद्र की ओर उसकी जैसे दिशा रहती है, और इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे मौत का कुआं, तो मौत का कुआं इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस उदाहरण है। इसमें आपने देखा भी होगा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता हुआ जो है उसकी जो सतह होती है सतह पर चलाता है और वो गिरता नहीं है। उसका यही कारण है कि उसकी जो दिशा है, जो बल की दिशा है वो केंद्र की ओर होती है, और इस तरह से ये अपना काम करता है। अपकेंद्रीय बल क्या है, अपकेंद्रीय बल इसका जस्ट अपोजिट है। अपकेंद्रीय बल में होता है कि यह बल एक जड़त्वीय बल है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वृत्तीय मार्ग की विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव होता है जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन जो होती है वो इसी बल पे काम करती है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन, इसमें भी यही काम होता है। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। नोट के लिखा है 10 की घात। 10 की घात में कुछ पूछ लिए जाते हैं तो इनको ध्यान रखें। जैसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हमने लिख दिया है। जैसे 10 की पावर 9 डेका जो है ये इसको गीगा कहते हैं, और ये गीगा के बराबर होता है। जैसे 1 गीगा में कितना डेका होता है, तो यहाँ पर 10 की पावर 9। इसी तरह से हेक्टो कितने होते हैं, 1 टेरा में कितने हेक्टो होते हैं, तो 10 की पावर 12। ये इम्पोर्टेंट है। और एक ये है
आपका नैनो 10 की पावर -9, ये इम्पोर्टेंट। फिर ये आपको पूछा भी गया है एक बार। फिर 10 की पावर -6 माइक्रो, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हमने लिख दिया है। फिर 10 की पावर -10 ये एंगस्ट्रॉम है, ये लंबाई का मात्रक भी इसको कहा जाता है। बाकी सब देख लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उनको हमने बता ही दिए हैं। अब इसके बाद देखें उपकरण, ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि इसमें से भी सवाल अक्सर पूछ लेते हैं। जैसे डायनमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा में। माइक्रोफोन ये ध्वनि से विद्युत में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा से विद्युत। और ट्यूबलाइट जो है ये विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो होती है ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा में बदल देता है। विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। फिर है फाइटो इलेक्ट्रिक सेल, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद में क्षेत्रफल के कुछ मात्रक हैं, यहाँ पर ध्यान दें। जैसे 1 ईयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 100। 1 हेक्टेयर में कितने ईयर होते हैं? तो 100 ईयर। तो 1 ईयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं। फिर 1 हेक्टेयर में कहें तो इस पे तो 100 ईयर होते हैं। 100 ईयर बराबर 1 हेक्टेयर। इसी तरह एकड़ में भी और वर्ग मीटर में भी दिया हुआ है। 1 वर्ग मील बराबर कितना होता है? 640 एकड़। फिर 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? ये सब दिया हुआ है, इसको ध्यान दे लेंगे। और इसमें इधर पाउंड है, 1 पाउंड में जैसे 16 औंस होता है। फिर किग्रा में भी नीचे लिख दिया है। 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं, पाउंड के रूप में भी लिख दिया है। 1 अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। 1 चंद्रमास में कितने दिन होते हैं? 27.3 यानी लगभग 28 दिन। सूर्य मास में 30-31 दिन। फिर 1 पिको सेकंड में 10 की पावर -12 सेकंड। 1 सौर दिवस 24 घंटे। तो इसमें ये देख लेंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। फिर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं, जिसमें उत्तोलक में 3 ही चीज़ें होती हैं, आलम्ब, भार और आयास। इन्हीं तीनों के बीच में संबंध बताया जाता है और इनके अलग अलग संबंध होते हैं। उन्हीं के आधार पर इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे भार और आयास, तो आलम्ब जो है ये भार और आयास के बीच में होता है। आलम्ब का मतलब सहारा, जिसके सहारे से भार और आयास काम करते हैं, तो वो आलम्ब जो होता है वो बीच में होता है। जैसे कैंची, तो कैंची में बीच में आलम्ब यानी सहारा होता है, जो पेच लगा होता है। हैंडपम्प में भी यही होता है। तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा, इसमें आलम्ब जिसमें बीच में होता है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है? इसमें भार, आयास, आलम्ब। यहाँ पर क्या है कि जो भार हो बीच में होता है, आलम्ब और आयास दोनों किनारे पर होते हैं। जैसे सरौता है, 1 पहिया वाला ठेला है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन है। तो ऐसे में ये जो है इसमें भार बीच में रखा जाता है। तृतीय श्रेणी के इसमें आयास, आलम्ब और भार के बीच में होता है। जैसे आयास जो होता है, आयास आलम्ब और भार के बीच में होता है। तो ये ध्यान रखिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही देंगे और अगले हम वीडियो में कार्य सामर्थ्य की बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक इसको आप देखिए, पढ़िए, सुनिए और नोट कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।